हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। आज हम उनको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आज ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं वहां से हमने क्या सीखा था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था वो क्या था। शॉर्ट में तो हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू एम में, जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला था। बट रियल में वो क्या था, F इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसी के साथ जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा था वो क्या था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर हम किसी पे फोर्स F लगाएंगे, सपोज ये बॉल है और यहाँ पे ये एक वॉल है, इस पे फोर्स F लगा रही है, F फोर्स लगा रही है, तो बॉल के ऊपर भी जब बॉल यहाँ पे आएगी, इस पे F फोर्स लगाएगी ऐसे, तो बॉल के ऊपर भी इस साइड को F फोर्स ही लगेगी। यानी कि कह सकते हैं कि फोर्स बॉल के ऊपर माइनस F फोर्स लगेगी, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी। अब पहले सेकंड लॉ को अब पहले थोड़ा सा सेकंड लॉ को जान लेते हैं। अगर किसी चीज़ पे हमने फोर्स लगाई और वहाँ पे डेल पी मोमेंटम चेंज हुआ इन डेल टी टाइम, तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ, डेल पी इक्वल्स टू एफ डेल टी, ये मोमेंटम चेंज हुआ। अब जब भी कोई इवेंट होता है, सपोज एक बहुत ही अपना फेमस एग्जांपल ले लेते हैं बुलेट एंड गन का। सपोज ये हमारे पास एक गन है और इससे हमने एक बुलेट फायर की, ये एक छोटी सी बुलेट हमने फायर की। अब फायर करने से पहले जो पहली स्टेज होगी कि इसको फर्स्ट सीन लिख लेते हैं, केस वन। जब केस वन होगा, जब बुलेट फायर नहीं हुई है, तो दोनों रेस्ट पे हैं, गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। मोमेंटम हमने पढ़ा था P इक्वल्स टू एम वी होता है। तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो मोमेंटम क्या होगा दोनों का, जीरो। तो ओवरऑल मोमेंटम जीरो है, या इसको लिख लेते हैं P इनिशियल, यानी कि फायरिंग से पहले का मोमेंटम जीरो है। अब जब बुलेट फायर हुई तो बुलेट पे F फोर्स लगी, इस साइड को F फोर्स लगी, इस बुलेट ने भी F फोर्स लगाई होगी, या फिर कहें कि न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से F फोर्स गन पे भी लगी होगी इस साइड को। और ये कितने टाइम के लिए लगी होंगी F फोर्स, टी टाइम के लिए। सपोज ये टी टाइम के लिए प्रोसेस हुआ, डेल टी टाइम के लिए। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ वो कितना हुआ, डेल पी बी लिख लेते हैं इसको बुलेट के लिए, इक्वल्स टू हुआ एफ डेल टी। और गन के लिए मोमेंटम कितना चेंज हुआ, डेल पी जी, यानी कि गन इक्वल्स टू एफ डेल टी, बट इन निगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये मोमेंटम चेंज हुआ दोनों का। अब बुलेट जो है वो बहुत तेज स्पीड पे गई, उसका कारण तो सीधा था कि एफ फोर्स लगी है और बुलेट का मास बहुत ही कम है। तो एफ फोर्स लगी है और एम में मास बहुत ही कम है बुलेट का, तो एक्सीलरेशन क्या हुई, एफ बाई एम, तो ये ज़्यादा हो गई। गन के केस में एक्सीलरेशन क्या हुई, गन के केस में एक्सीलरेशन क्या हुई, एफ बाई कैपिटल एम। तो इसका मास ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन इसकी कम होगी, इसका मास कम है, एक्सीलरेशन इसकी ज़्यादा होगी। तो वो स्पीड की तो बात अलग है। अगर हम यहाँ पे देखें, मोमेंटम चेंज दोनों का सेम हुआ है, इसका एफ डेल टी, इसका माइनस एफ डेल टी। अगर हम फाइनल मोमेंटम निकालें कि टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, ओवरऑल मोमेंटम डेल पी, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या रहा है हमारा, तो वो क्या रहा होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, पी बी, प्लस मोमेंटम ऑफ गन पी जी। तो दो ये क्या है, एफ डेल टी माइनस एफ डेल टी, तो रिजल्ट क्या आया, जीरो। यानी कि
फाइनल मोमेंटम जीरो है। इसको सिर्फ पी एफ लिख लेते हैं, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है? जीरो है। इनिशियल मोमेंटम भी क्या था? जीरो था। इससे क्या पता लगता है कि मोमेंटम हमारा, ओवरऑल मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम रहता है, कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता है। इंडिविजुअल के मोमेंटम में चेंज आता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन, ये चेंज होंगे, बट ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसको हम कैसे यूज़ कर पाते हैं वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि इसका आखिरकार फ़ायदा क्या है, इससे हम कैसे अपनी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉल है यहाँ पे, ये नाम दे देते हैं इसको, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से इधर को चल रही है, इस साइड को v वेलोसिटी से मूव कर रही है। सपोज ये बस पूरा का पूरा लीनियर मोशन ही है, अभी 2 डायमेंशन में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे एक बॉल हो रहा है और इसका मास है कैपिटल M। ये बॉल आई, इसके साथ कोलाइड किया और ये दोनों आपस में चिपक गई और ये दोनों इकट्ठी मूव करने लगी। सपोज ये वेलोसिटी u थी और अब इनकी फाइनल वेलोसिटी v है। अब कोई हमें कहे कि बताओ v वेलोसिटी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है भाई मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो केस 1 इनिशियल मोमेंटम कितना है? पी आई इक्वल्स टू बॉल ए का प्लस बॉल बी का, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। और पी ए क्या था? एम यू, और पी बी क्या था? जीरो, रेस्ट पे थी। पी बी क्या था? जीरो, रेस्ट पे थी। तो इनिशियल मोमेंटम हुआ एम यू। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? पी एफ। अब ये दोनों एक बॉडी हैं, ना कि अलग अलग, तो मास को एक जगह लिखेंगे, m प्लस एम, और वेलोसिटी हमें पता नहीं है, जिसको हमने v बोला है, ये निकालनी है। ये होगा इसका फाइनल मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम जानते हैं कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के साथ मतलब बराबर रहता है। इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m प्लस एम v इक्वल्स टू एम यू। तो यहाँ से हमको v की वैल्यू पता लग जाएगी, क्या होगी? एम यू बाई एम प्लस यू। आगे भी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ मतलब अपनी कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। इस सेम एग्जाम्पल को हम एनर्जी से भी सोल्व कर सकते थे, काइनेटिक एनर्जी से। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी लेते, फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी लेते, बट मोमेंटम कंजर्व से ये बहुत आसानी से सोल्व हो गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। ये बस एक वर्ड, इस वर्ड को समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम का नॉर्मल मतलब होता है कि जब चीज़ें बैलेंस रहें, बैलेंसिंग में रहे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब होगा कि जब भी किसी पार्टिकल पे, सपोज ये एक बॉल ही है, बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, कि ये बॉल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी? जब इसके ऊपर नेट फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी फोर्स है, नेट फोर्सेस, सपोज ये 4-5 फोर्सेस लगी हुई हैं, जब ये सारी फोर्स, इनका रिजल्टेंट जो है, वेक्टर एडिशन जो है, एफ ए प्लस एफ बी, सपोज ये F1 फोर्स है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 फोर्स ही लगी हुई हैं। तो जब इनका वेक्टर एडिशन F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 ये 0 होगा, तो ये कहेगा पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो सिंपल सी बात तो इतनी ही है कि जब भी किसी पार्टिकल का रिजल्टेंट फोर्सेस 0 रहेंगी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट इसका यूज़ क्या होगा, ये हमारे कहाँ काम आएगा? हमने देखा है मैक्सिमम चीज़ें तो हम मोमेंटम से कर ले रहे हैं। सपोज हमें एक प्रॉब्लम मिली, एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं थोड़ा। एक बार इसको रब कर देते हैं। सपोज हमें एक प्रॉब्लम मिली। अब सपोज ये एक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक ब्लॉक है 6 kg का। ये 6 kg का ब्लॉक है और रोप है हमारे पास एक 2 मीटर की रोप है, जिससे ये लटका हुआ है। इसके मिड पॉइंट पे, रोप के मिड पॉइंट पे हमने 50 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिड पॉइंट पे। अगर ये बोल रहा है कि ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है? ये लेंथ कितनी हुई?
1 मीटर, और ये भी लेंथ कितनी हुई 1 मीटर। अब ये पूछ रहा है कि क्या एंगल होगा, व्हाट इज द एंगल विद वर्टिकल सो दैट द ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो ये बोल रहा है कि ये ब्लॉक वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है और हमको इस एंगल का पता लगाना है, ये एंगल कितना होगा। तो अब देखते हैं इक्विलिब्रियम का क्या फायदा होता है। हमने अभी जाना था कि अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो उसमें नेट फोर्स 0 होगी। तो अब देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे। पहले इसको अलग अलग, इसको एक वर्ड होता है, आप लोग एक वर्ड बार बार सुनोगे अपने प्रिपरेशन में भी, अपने कंपटीशन एग्जाम में भी, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, इसके हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले हम ब्लॉक को लेंगे, सपोज ये एक ब्लॉक, ये ब्लॉक है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इस पर 6, इसका मास है 6 kg, तो इसका नीचे को जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना लगेगा 60 न्यूटन। क्यों लगेगा 60 न्यूटन? क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमेशा mg, F इक्वल टू mg, जी क्या है 10 है, तो mg क्या हुआ 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60 न्यूटन, 60 न्यूटन ये हुआ mg। अब ऊपर को कौन सी फोर्स लगी हुई है इस पे, ऊपर को लगी हुई है इस पे रोप ने पकड़ा हुआ है तो टेंशन, T1 बोल देते हैं इसको, टेंशन। तो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 प्लस 60 न्यूटन इनको 0 होना होगा। अभी सपोज ये मान लीजिए इस पर T1 लगी हुई है, इसका डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो T प्लस 60 न्यूटन इक्वल टू 0 होगा। तो T1 क्या होगा -60 न्यूटन, और माइनस क्या दिखा रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा mg के, mg किधर को है नीचे को है, तो T1 क्या होगा ऊपर को होगा, तो ये अपने आप इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि टेंशन जो है वो 60 न्यूटन है, इस वाली रोप में टेंशन 60 न्यूटन है। अब इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पॉइंट के लिए हमारे पास 2-3 चीजें क्या हैं, ये 50 न्यूटन फोर्स इधर को है, इसमें टेंशन है जो कि 60 न्यूटन की है। हाँ, टेंशन का क्या होता है, अगर यहाँ पे इस ब्लॉक को पकड़ा हुआ है तो टेंशन यहाँ को अपसाइड होगी, जो कि अभी हमने देखा यहाँ से निकाली, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये डाउन साइड होगी, डाउनवर्ड्स होगी, नीचे को होगी, क्योंकि इसने नीचे को खींचा हुआ है ना इसको, तो ये नीचे को होगी। तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, इस साइड को 50 न्यूटन हो गया, इस साइड को 60 न्यूटन की टेंशन होगी, इस साइड को 60 न्यूटन की टेंशन होगी, और इस वाले डायरेक्शन में एक अदर रोप है, इसका अभी हमें पता नहीं है, इसको T2 टेंशन बोल लेते हैं, और ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स तोड़ देंगे हम। कंपोनेंट्स की हमने पहले बात की थी, अगर ये थीटा एंगल है तो एंगल की डायरेक्शन में हो जाता है T2 कोस थीटा। ये बिना डाउट के लिख लेना है, जिस आर्क के साथ एंगल बना होगा तो उस साइड में कोस थीटा आएगा, और जिधर एंगल नहीं बना होगा इस साइड में फोर्स होगी T2 साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब बैलेंसिंग ऑफ फोर्स करते हैं। ये सब कुछ वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, कि यानी कि यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, फोर्सेस का वेक्टर सम 0। तो पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लेते हैं और एक बार वर्टिकल फोर्स। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स में ये आएगा और ये आएगा, तो या तो हम इसको लिख लें हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम 0 होना चाहिए, या तो लिख लें T2 साइन थीटा प्लस 50 इक्वल टू 0, या फिर एक तरीका ये भी हमको पता है पहले से कि T2 की डायरेक्शन ये वाली होगी, क्योंकि ये यहाँ से T2 की डायरेक्शन ये थी, तो T2 साइन थीटा की ये ही होगी, तो या हम सीधा इसको लिख लें T2 साइन थीटा इक्वल्स टू 50, क्योंकि इस साइड में 50 लगा हुआ है, इधर को T2 साइन थीटा। अब कुछ लोग कहेंगे इधर इसके हिसाब से तो -50 आएगा, एक्चुअली इसमें T2 की हमने डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं की। इसको अलग अलग एक बार समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे। जब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 साइन थीटा इक्वल्स टू -50। तो ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि T2 जो फोर्स है वो माइनस डायरेक्शन में है, 50 अगर इधर को है तो T2 इस साइड को है। तो इस माइनस से, इन चीज़ों से बचने के लिए हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं। डायरेक्टली कैसे लिखते हैं कि भाई ये पॉइंट था, इधर को 50 है, इधर को 50 है, इधर को T2 है, T2 साइन थीटा है, तो सीधा बोल देते हैं कि T2 साइन थीटा इक्वल्स टू है 50 न्यूटन के। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नीचे को 60 है, ये हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं यहाँ पे, नीचे को 60 है और ऊपर को क्या है T2 कोस थीटा, T2 कोस थीटा।
तो ये हो जाएगा T2 cos थीटा इक्वल्स टू 60। अगर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हमें क्या मिला था, T2 cos थीटा इक्वल्स टू 50 और दूसरी इक्वेशन थी हमारी T2 sin थीटा इक्वल्स टू 60। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, T2 sin थीटा डिवाइड बाई T2 cos थीटा डिवाइड बाई T2 cos थीटा इक्वल्स टू 60 बाई 50। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 से T2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमें ये मिला tan थीटा इक्वल्स टू 6 बाई 5। और यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू भी पता चल गई, क्या हुई, tan इनवर्स 6 बाई 5। ये अगर अभी तक मैथ में ना पढ़ा हो तो आप पढ़ लोगे कि ऐसे थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इन्वर्स करके लिख सकते हैं। आंसर नॉर्मली ऐसे ही मिलते हैं बुक में दे रखा है कि थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है, बट उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है उतना हमें निकालने की, क्योंकि उसको हम निकाल भी नहीं पाएंगे सिंपली। तो ये आंसर भी करेक्ट है। तो ये सब कैसे हुआ, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल से, क्योंकि हमें पता था जब भी इक्विलिब्रियम में होगा पार्टिकल तो नेट फोर्सेस 0 होंगी। उसी से हमने ये पूरी प्रॉब्लम सोल्व की। अगर सपोज हमें यहीं पे T2 की वैल्यू निकालनी होती फिर कैसे निकालते, भाई थीटा तो पता चल गया। अगर इस इक्वेशन में T2 की वैल्यू निकालनी है फिर कैसे निकालते, फिर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड करते, तो उससे क्या होता, T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलता, T2 स्क्वायर कॉमन आ जाता, अंदर बचता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये पढ़ा होगा मैथ में, ये होता है 1। इसको याद रखिएगा, कहीं पे यूज हो तो लिख लीजिएगा अगर नहीं याद हो तो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से T2 क्या आ गया, T2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। आगे इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्या आंसर आएगा आपका। तो यहाँ से हमें T2 भी मिल गया, थीटा भी मिल गया। तो ये सब इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, अगर हमें पता होगा कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसके नेट फोर्सेस 0 होंगे। इक्विलिब्रियम का भी ध्यान रखना है कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है या हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है।